So hello guys, welcome back to competition preparation. We are going to solve 25 mathematics questions of 15 September second shift. No bullshit, only questions. पहले प्रश्न पे आते हैं. What is the value of this one divided by this one? आपको डिवाइड करने का मतलब 0.6 का मतलब क्या होता है? 3/5. तो अगर डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई कर दो पलट के. 7/8 इंटू 2/2.4 मतलब 12/5. सीधे लिखते चलो ना. और गुणे 5/3. देखो 5 कट गया, 12 से 8 और 3 कट के 2 बचा, 7/2 3.5 उत्तर हो जाएगा। अब जगह कौन सा 10 के बराबर है? अगर आप देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये देखो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी होगा, तो 10 प्लस 2 रूट 25 यानी कि 10 प्लस 10 हो जाएगा। ये अगर करोगे तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 5 यहाँ आएगा और बाकी 4 रूट 6 हो जाएगा। अगर ये करोगे तो भी नहीं आएगा। यहाँ करोगे तो जितना देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा यानी √7 का स्क्वायर प्लस √3 का। सिंपल सी बात। आपको ए रेशियो बी दिया गया तो 6a प्लस 2b डिवाइडेड बाई, देखो पहले 2 से काट लो, आपको निकालना कितना 3a प्लस बी अपॉन 3a माइनस बी। ए की जगह पे आपको क्या रखना है 5 यानी 15 और प्लस बी की जगह पे 3 18। सेम चीज 15 माइनस 3 12, रेशियो 6 से काट दोगे 3/2। ए और बी 50 और 70 का इन्वेस्ट करते हैं। एक साल के बाद में उनके जो साझेदार हैं, ठीक है, उनको ब्याज पे 10% का लाभ भी मिलता है। आपसे कहा गया कि अगर कुल लाभ ब्याज सहित कुल लाभ 18,000 है तो एक का हिस्सा, आप ये सब भूल जाया करो। जब ब्याज सहित 18,000 दे दिया गया तो ब्याज रेट से हमें कोई मतलब नहीं। अब 5/7 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट है, एक का हिस्सा पूछा गया। एक का हिस्सा 5 आउट ऑफ 12, 12 का 1/12 हिस्सा 18,000 का 1,500, 1,500 गुणे 5 7,500 आंसर हो जाए। ये देखो ऐसा प्रश्न मैंने कई बार पीछे शिफ्टों में करवाया कि अगर दो संख्याओं के बीच में किसी एक पर्टिकुलर संख्या से डिविजिबल संख्या पूछी जाए, उनका औसत पूछा जाए, तो आप क्या काम करोगे? सबसे छोटी संख्या जो इनके बीच में डिविजिबल है कौन सी संख्या हो जाएगी? बीच की पूछी गई है तो 1025 हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले। और लास्ट वाली कितनी हो जाएगी? लास्ट वाली कितनी हो जाएगी? 1275 हो जाएगी। आप क्या काम करोगे? इन दोनों का एवरेज ले लोगे, यानी कि फर्स्ट नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 25 एंड लास्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 25, टेक द एवरेज ऑफ द टू और आपको मिल जाएगा। तो 1025 1275 यानी कि 2300, 2300 का आधा 1150 हो जाएगा। पांच क्रमागत संख्या इतनी है, पांच क्रमागत ये सम संख्या है और पांच क्रमागत विषम संख्या इतनी है। सम संख्याओं का औसत विषम संख्याओं से 5 अधिक है। यदि सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं के योग से 30 अधिक है तो विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो आपसे क्या कहा गया कि सम संख्याओं का औसत विषम संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5/5। ठीक, और इनका औसत कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4/4। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको 5 दिया गया, राइट? ताकि सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं के योग से 30 अधिक है, यानी ये जो है ये विषम संख्याओं के योग से, विषम संख्याओं का योग अगर a है तो a प्लस 30 है, तो आपने कहा a लिख दो ऐसा, a प्लस 30/5 माइनस a/4 बराबर 5। यही दिया गया है, सिंपल सी बात। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 है और इधर 5 है, 120 माइनस ए ऊपर हो जाएगा, 120 माइनस ए बटे 20 बराबर 5, यानी 120 माइनस ए बराबर 100, यानी कि a बराबर 20। a बराबर 20 हो गया तो आपको एवरेज पूछा गया था, विषम संख्याओं का योग ही तो a था, तो a/4 यानी 20/4 5 आपका उत्तर हो जाएगा। मूल्यांकन करना 80% 350 का सीधे 280 लिख दो। 37.5% आपको पता है, 37.5% 12.5% 1/8, 37.5% 3/8, 3/8 ऑफ 160 1/8 20, 3/8 60, 11% 550, 550 नहीं 55। तो देखो 280 में से 60 घटाना 55 जोड़ना, यानी कि 5 घटा दो सीधे सीधे 275 हो जाएगा। अब देखो अमन को स्टार्टअप के लिए 30,000 की आवश्यकता थी। उसने इस राशि को साधारण ब्याज के शर्तों पर दो निजी ऋणदाताओं के बीच विभाजित। ऋणदाता ए से 9%, ऋणदाता बी से 60। अमन ने दोनों ऋण को 4 वर्ष तक रखा, फिर एक मुश्त भुगतान किया यानी 4 वर्ष तक रखा, जिससे केवल संचित ब्याज का भुगतान किया जो कि 9600 था, यानी कि 9600 रुपए ब्याज का भुगतान 4 साल में करता है। ठीक है, अपने खाते की पुस्तकें तैयार करने के बाद अमन ने पाया कि उसने दो ऋणदाताओं से ली गई मूल धनराशि को आपस में बदल दिया। उसका 4 साल का ब्याज व्यय वास्तव में भुगतान की गई राशि से 1200 कम होता। अमन ने ऋणदाता ए से 9% प्रतिदर्श की दर से मूल 30,000 में से कितना उधार लिया। देखो प्रश्न लिखा बड़ा क्लिष्ट है, मैं इसको समझाते हुए सॉल्व करूंगा, बहुत इजी लगेगा। कैसे? आपने कहा देखो 30,000 में से मैं मान लेता हूं ए एक जन से लिया और 30 माइनस है दूसरे से लिया होगा, सिंपल सी बात है ना। इससे 9% पे लिया और इस पे 6% पे लिया, राइट? सिंपल सी बात। अब आपने कहा कि 4 वर्ष तक रखा, 4 वर्ष तक रखा, 4 वर्ष तक रखा। अब जब पे करने गया तो ये 9600 पे करके आया।
सिंपल सी बात। अगर कहा गया कि ये उल्टा ले लेता, यानी कि 30 माइनस ए इससे लेता और ए इससे लेता और 4 ही साल के लिए सेम रेट पे रखता, तो 1200 कम पे करता, यानी 8400 पे करता। तो आपसे पूछा गया 9% की दर से 30,000 में से कितना उधार लिया था, यानी कि 9% का दर कहां पे, यहां पे ए की वैल्यू आपको निकालनी। सिंपल सी बात। अब इस प्रश्न को आपको समझ में आ गया तो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 36% ऑफ ए यहां मिला और 24% ऑफ ए बराबर 9600, यानी आपको क्या लिखना है, 4 से काट दो हर जगह, 4 से काटा, 4 से काटा और 4 से काटेंगे 2400 हो जाएगा। 4 क्यों, 12 से काटो, ठीक है, 12 से काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 9 36 3 बचेगा, 4 छके 24 2 बचेगा और 12 से काटोगे 800। यानी हम कह रहे हैं 3% ऑफ ए, यानी कि 3 ए लिख लो, प्लस 2% ऑफ 30 माइनस ए, यानी कि 60 माइनस 2 ए बराबर 800। परसेंट में था, हमने चूंकि बटे वाला 100 नहीं लिया तो इधर लिख लो 800 के बाद डबल जीरो, राइट। थर्ड ये 60 लिखा है, 60 मतलब 60 के, ध्यान रखना 60 के है, तो 3 ए माइनस 2 ए प्लस 60 के, यानी कि ए प्लस 60,000 बराबर 80,000। तो ये बराबर कितना हो गया, 20,000। इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, आपको पहले इक्वेशन से एक ही वैल्यू मिल गई। क्लियर। कहा कि एक गारमेंट शॉप ए को भी 5% के लॉस पे बेचती है। एक सेल, एंड ऑफ सीजन सेल था, उससे वो क्या काम करते हैं, 1 पॉइंट, अब पहले देखो जितना प्रश्न में कहा गया वो लिख लेते हैं कि यानी सीपी का 0.95 टाइम्स क्या है, ए है, ठीक है। अब क्या कहता है कि सीजन के सेल में वो 1.2 ए में लिखते हैं, ठीक है, 1.2 ए लिख लेते हैं। सेल के दौरान 10% की फ्लैट छूट, यानी कि 0.9 में बेचते हैं, यानी 1.08 ए में बेचते हैं। तो कहा गया कितना लाभ या हानि हुआ, सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 0.95 कितना होता है, 19/20, यानी कि सीपी जो है वो ए का 20/19 है। 1.08 का मतलब क्या हुआ, अरे देखो 19 से मल्टीप्लाई कर दो, 19 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 19 अट्ठे 152, यानी कि 20.52 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने कहा कि 20 की कोई चीज खरीदी, 20.52 की बेची, कितने का प्रॉफिट, 0.52, 0.52 कितना परसेंट हो जाएगा, बटे 20 गुणे 100 लगा देंगे, 20 पंचे 100, 5 से काटोगे 2.6 आ जाएगा, ठीक। समझ में आया ना, मैंने 19 से क्यों मल्टीप्लाई किया, अरे 20/19 लिखा था तो हम कह रहे हैं 19 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो और परसेंटेज में कोई चेंज नहीं होता अगर दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई करके चेंजेस देखे जाए। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया, ठीक है, फिर उसने 10% 20% की क्रमिक छोड़ दी, यदि उसे 80 का लाभ, अब देखो 50% अधिक यानी कि 150 लिखा, अब मुझे मानी करो, 10% 20% सक्सेसिव, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई यानी 28% की डिस्काउंट दिया, 50 150 लिखा था, 150 का 28% डिस्काउंट, आप बताओ 50 का 28% कितना हो जाएगा, 14, यानी कि उसने कितने का डिस्काउंट दिया, 42% का, यानी कि अब वो 108 में बेच रहा है, 100 की चीज 108 में बेच रहा है, ठीक है, 100 की चीज 108 में बेच रहा है, यानी कि 8 का लाभ होना चाहिए। आपने कहा 8 का लाभ ना हो के 80 का लाभ, यानी कि 1 बराबर 10 है, तो वो 108 में बेच रहा था ना, हमने कहा 8 रुपए, अगर 108 में बेचता तो 8 रुपए का लाभ, और 8 जो है वो वास्तव में 80 है, तो 108 जो है वो 1080 हो जाएगा। शॉपकीपर के पास दो टाइप्स ऑफ पल्सेस है, एक 60 एक 90, वो उनको इस प्रकार से मिलाता है कि 84 पे बेचने पे 20% का 20% के प्रॉफिट का मतलब 5 में खरीदा तो 6 में बेचा, 6 बराबर अगर 84 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 14, 5 बराबर 70, यानी कि 60 और 90 को मिलाता है 70 बना लेता है, 70 में से 60 जाएगा, 90 में से 70 घटेगा 20, रेशियो जो होगा वही रेशियो हो जाएगा। नहीं, अगला प्रश्न देखो, कहा कि ए इज थ्राइस मोर एफिशिएंट एज वर्कर एज बी, यानी कि ए 3 काम करता है तो बी 1 काम करता है, सिंपल सी बात। व्हिच अलाउज ए टू कंप्लीट अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी, बी मान लो x दिन में करता है तो ये x माइनस 60 दिन, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 60 बराबर 1 टाइम्स ऑफ x, यानी 3x माइनस 180 बराबर 3x माइनस 180 बराबर x, यानी कि 2x बराबर 180, यानी x बराबर 90, यानी कि b 90 डे में करता है और ये 60 दिन का यानी कि 30 दिन में करता है, सिंपल सी बात हो। अब कहेंगे दे वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द जॉब, अगर वो एक साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे, आप कहेंगे 30 गुणे 90 बटे 30 धन 90, पता है ना कि अगर ए दिन में बी दिन में तो दोनों मिलके ए बी बटे ए धन बी, तो आपने कहा 30 से कटा 4, 4 से 90 में डिवाइड करेंगे 22.5 दिन हो जाएंगे। एक साइकिलिस्ट को 80 किलोमीटर ट्रेवल करना है, 4 घंटे 48 मिनट ट्रेवल करने के बाद उसने देखा कि 4/5 दूरी ही ट्रेवल करी है, तो उसकी स्पीड कितनी है, 4 घंटे 48 मिनट में 4/5 हिस्सा यानी कि 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसे कितना टाइम लगे, 4 घंटे 48 मिनट, 4 सही 4/5 घंटे, 5 को 20 24/5 घंटे, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, 8 से काट दो 3, 8 से काटो, यानी कि 5 अठे 40/3 घंटे लगे उससे, 5 40/3 उसके किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड। सारा ने 3 स्कीम में इन्वेस्ट किया, 10 12 15 में, टोटल इंटरेस्ट एक साल में 2282, ठीक है,
एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम वाज 180% ऑफ इन्वेस्टेड इन एम एंड 250% ऑफ एन। व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड? ठीक, देखो एम एन ओ की बात की गई, हमें दिया गया कि एक जगह 10%, एक जगह 12%, एक जगह 15% मिलता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 10 मिलता है, यहाँ पे 12 मिलता है, यहाँ पे 15 मिलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्लियर? हमने कहा कि जो योजना ओ में निवेश की गई राशि योजना एम में निवेश की गई राशि का 180%, ओ में जो है वो एम का 180% है, यानी कि अगर एम में 5 है तो ओ में इसका 180% यानी 9। योजना एन में निवेश की गई राशि का 250% है। 250% क्या कहा गया कि योजना ओ में जो राशि है वो एन का 2.5 गुना है, एन का 2.5 गुना, यानी 2.5 गुना किसी चीज का अगर 9 है तो आप कहेंगे 9/2.5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सी बात। 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो या 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 25 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, और ये सॉरी ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये 45 हो जाएगा। ये इनका इन्वेस्टमेंट आ गया 25, 18 और 45। अब आपसे क्या कहा गया कि एक वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 2282 था। देखो एन में निवेश की गई राशि यानी 12 की वैल्यू पूछी गई, देखो 10 का वो 25 का 10% 2.5 हो गया, 18 का 12% 2.16 हो गया, हम लिखते चलते हैं। ये कितना हो गया 2.5, ये कितना हो गया 2.16, और ये कितना हो गया 45 का 15% 67 पॉइंट यानी 6.7। जोड़ो 2 2 4 6 10 और एक 11 पॉइंट, ये देखो 25 और ये 41, क्योंकि 75/5 एक हमने पहले ही बाहर निकाल लिया, 25 बचा 16 41, 11.41% बराबर 2282 है, यानी कि सीधे सीधे आपको 200 गुना करना, 200 गुना कर दो, और 11.41 2282 तो बस 200 गुना। अब एन की वैल्यू पूछी गई थी तो दो एन की वैल्यू पूछी गई थी ना, एन का इन्वेस्टमेंट, आपने कहा एन का इन्वेस्टमेंट पूछा गया है, 12 की वैल्यू नहीं 18 की है, तो परसेंटेज रेट था ना, इन्वेस्टमेंट इधर है, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 गुणे 200 यानी 36, सिंपल सी बात है ना। जमीन पर एच ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभा खड़ा है, जमीन पर एक बिंदु पी से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, देखो ये 60 डिग्री है, पी से स्थित 10 मीटर दूर एक स्थित बिंदु से 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये दूरी कितनी है 10 मीटर है। ठीक है, ऐसा लग रहा है मैं कुछ एच ऊंचाई का खंभा खड़ा है, तो खंबे की ऊंचाई, अच्छा सॉरी, जमीन पर एच ऊंचाई, ठीक है एच ऊंचाई ही तो थी, एच ऊंचाई का खंभा पड़ा है पी से, ठीक है सेकंड बिंदु से पी से, खंबे की ऊंचाई एच की वैल्यू निकालनी। अब देखो अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मानूं तो tan 60 कितना हो जाएगा मेरे भाई, tan 60 एच बाई एक्स, है ना, यानी कि हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू, और देखो एक्स की वैल्यू, अरे tan 60 अगर मैं लेता हूं तो tan 60 कितना हो जाएगा एच बाई एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी एच बाई √3, यानी ये है एच बाई √3। ठीक है, अब tan 30 ले लो, tan 30 कितना कहता है 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 10 प्लस एच बाई √3। ठीक है, √3 से अगर मैं कुछ नहीं करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस एच बाई √3 बराबर एच√3, √3 इधर ले आओ, मतलब एच इधर ले आओ, तो एच इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 बराबर 10, तो ये कितना हो जाएगा 2h अपॉन √3 बराबर 10, यानी कि h बराबर हो जाएगा 5√3, h बराबर 5√3। क्योंकि एक राइट सर्कुलर कोन है, रेडियस 7 है, हाइट इतना है, ए स्फीयर इज प्लेस्ड इनसाइड द कोन सच इट टचेस बेस एंड स्लैंटेड हाइट ऑफ द व्हाट इज, ठीक है देखो एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या, अलंब वृत्तीय शंकु ये है नहीं है, मैंने क्यों बनाया ये, क्योंकि मैं पागल हूं। देखो ये लंब वृत्तीय शंकु बनाने के लिए खींचा है मैंने, एक मिनट कुछ मिटा देता हूं इसमें। ठीक, अब देखो इसमें क्या कहा गया, ये लंब वृत्तीय शंकु है तो इस तरह से होगा। अब इसके अंदर क्या कर रखा गया है, एक गोला इस प्रकार से रखा गया है कि वो शंकु के आधार तथा तिरछी सतह को स्पर्श करता, इस तरह से स्पर्श करता है। अब देखो इसको 2D में अगर समझ रहे हो तो आप क्या समझोगे, 2D में अगर समझ रहे हो तो ये समझो मेरी बात को कि ये एक ट्राइंगल है जिसका इन सर्कल ड्रा किया गया, 3D में तो ये कौन हो जाएगा, क्योंकि जब सर्कल को ही ट्राइंगल को ही घुमाते हैं ऐसे, अपने शीर्ष को पकड़ के ऐसे घुमा दो तो कौन मिल जाएगा, और जब ये सर्कल को ऐसे घुमा दें अपने धुरी पे तो वो स्फीयर मिल जाएगा। तो आपने कहा कि इसकी रेडियाई कैसे निकलेगी, आपने कहा इसकी ऊंचाई कितनी है 25, बेस रेडियाई कितनी है 60, ये कितना है 24। अब आपको पता है इन रेडियस बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस, का मतलब एरिया इनटू पेरीमीटर,
एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस पूरा 14 और गुणे हाइट 24 बटे सेमी पेरीमीटर। अब बताइए 25 है, ये 25 है, नीचे 14 है, यानी कि 64, 64 का आधा 32, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 32। 2 से कटा ये 12 हुआ, ठीक है। 8 4 से काटेंगे 3, 4 से क्या 8 से काट दो, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। 8 से काटा 4 हुआ, 7 या 21 बटे 4 यानी 5.25 सेंटीमीटर आपकी रेडियाई हो गई, ठीक है। एक सम अष्टभुज का परिमाप रेगुलर, तो साइड लेंथ बताना। परिमाप 8 भुजाओं वाली आकृति का परिमाप दिया गया, साइड पूछी गई। एक वृत्ताकार पहिए को 8 बराबर त्रिज्यखंडों में, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 45, पहिए की त्रिज्या कितनी, त्रिज्यखंड अगर 8 बराबर भागों में बांटोगे तो कितना हो जाएगा 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बराबर 45 हो गया मेरे भाई। 8 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर बराबर 45 गुणे, क्लियर हो गया। आपने कहा 22 से 11 हो जाएगा, 2 चौको 8, 11 से काटेंगे लगभग 4.01 के करीब दे देगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 सत्ते 123, यानी आर बराबर हो जाएगा 11 के करीब। 123 होगा, 16 सत्ते 113 होता है भैया, 16 सत्ते कितना होता है 112 होता है ना, देखो 16 सत्ते 113, 16 सत्ते 123, 19 का पहाड़ा ही भूल गया हूं मैं, 16 और 19 मिक्स कर रहा हूं। यानी कि एक, अरे 28 चौको 107 चौको 28 112, तो आर स्क्वायर 112 के करीब है, तो आर की वैल्यू 10 से बड़ी 11 से छोटी होगी। यदि किसी प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया और ऊंचाई, तो आधार का परिमाप क्या है। कितनी बड़ी बात दे दी, कितनी बड़ी बात। आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया। आपने कहा ये कहां से पता चला, अरे मेरे मालिक आका प्रभु, अगर मैं सिलेंडर उठाता हूं, ठीक है, सिलेंडर छोटी सी बात है, सिलेंडर का एरिया ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस ले लू 2 पाई आर, और इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आता है, क्यों आता है। आपने स्टार बैच नहीं देखा, मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया है तो देख लेते, तो ये सब पता होता कि कैसे फॉर्मूला निकल के आता है। पेरीमीटर ऑफ बेस, आपको आधार का परिमाप निकालना, हाइट दी गई 8, ये है 240, तो 240 में 8 से डिवाइड कर दो। सॉल्व द सिस्टम, y बराबर इतना, ठीक। अब देखो y बराबर 2x प्लस 1 है, माइनस एक्स प्लस 4 है, यानी कि दोनों आपस में बराबर है, 2x प्लस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 4, यानी कि 3x बराबर 3, x बराबर 1 हो गया, x बराबर 1 एक ही जगह दिख रहा था। इसको सॉल्व करने, ये 7√2 लिखा है, ये 4√2 लिखा है, ये 5√2, 7 4 11, 7 में से 4 3 3 5 8, दो सर्कल आंतरिक रूप से उनकी कितनी हो गई, ये देखो कितनी बार मैंने जब स्टार बैच करवाया था तो भी मैंने बताया था, और वैसे तो मैं बताता ही रहता हूँ क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो, कि अगर दो वृत्त टच करते हैं तो उनकी केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो यहाँ से कॉमन टचिंग पॉइंट से इनके होके गुजरेगी। दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितने, देखो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 1 2, ठीक है। अगर ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को तो 1 2, सॉरी अगर टच नहीं कर रहे हैं तो 1 2 3 4, अगर टच कर रहे हैं तो सर यार कितनी बार बताऊं 3, ठीक है। 3 यार यहाँ से, अरे यार यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। अच्छा, दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, बराबर उन वृत्त की केंद्र से 10 किलोमीटर, त्रिज्या 26 किलोमीटर, ए बी की लंबाई बताओ। कितनी मूर्खता वाली बात है। 10, देखो ये वृत्त है 10, ये 10 किलोमीटर दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, त्रिज्या की लंबाई 26 है, 26 10 और क्या ट्रिपलेट बनाता है 24, अगर आधा भाग 24 तो पूरी भाग 48, ये देखो कुछ किसी ने गलत मार्क कर दिया था। त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड के संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है, ऐसा प्रश्न पिछले शिफ्ट में आपने देखा होगा। आपको पता है कि एक मान लो वृत्त है, राइट, वृत्त है, आपने कहा अगर है तो है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं कहा बिल्कुल सही बात। ये देखो त्रिज्यखंड जो है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। आपसे कहा गया ये वाला एरिया क्या हो, अगर थीटा कोण बनाता तो इसका एरिया क्या होता है। देखो आप कहेंगे पहले तो पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें से अगर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया घटा दें तो आपका एरिया आ जाएगा वृत्तखंड का, यानी √3/4 इंटू रेडियस स्क्वायर, ठीक है। अब आपको बस फटाफट वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा, पिंक कलर से बनाते हैं। थीटा अपॉन 360, 60 अपॉन 360 1/6 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 6 गुणे 6, 6 काट दो यानी 6, माइनस √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर 36, यानी 36 गुणे 4 9 36 डिवाइडेड बाई 4, 9√3 इधर हो गया, 6 पाई इधर हो गया। कुछ था इसमें, बस ये फॉर्मूला याद रखिए। एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन, कितनी बड़ी बात बोल दी। अब देखो क्या रिपीट हो रहा है,
1 2 बार बार रिपीट हो रहा है। जब ऐसा प्रश्न है तो आपको क्या काम करना था, जितने जो रिपीट हो रहा है वो लिखोगे, बट उतनी बार 9 लिख दो। कितनी बार रिपीट हो रहा है, देखो 1 2 दो डिजिट रिपीट हो रही है तो 2 बार 9, किससे कट रहा है, 3 से, 3 चौको 12, 3 सत्ता 33, तो आपका एक फ्रैक्शन में कैसे जाएगा, 4 बार। So if you want to play with maths, you have to take membership of this channel and don't forget to subscribe and like this video. Bye bye. Take care. See you in the next video.